हेलो बच्चों, आज हम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर चौथा करने जा रहे हैं। बच्चों, पिछले लेक्चर्स में हमने लेक्चर नंबर 3 में हमने देख लिया था कंसेंट्रेशन टर्म्स के बारे में, जिसमें हमने देखा था परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के द्वारा हम किसी भी सोल्यूशन का कंसेंट्रेशन किस प्रकार से निकालते हैं। आज हम जो है उसके आगे मोल फ्रैक्शंस को देखेंगे, पीपीएम को देखेंगे, पीपीवी क्या होती है, इन सारी चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बच्चों, हेडिंग लगा लीजिए सब लोग, मोल फ्रैक्शन। माय नेम इज पंकज पांडे एंड यू आर वाचिंग योर फेवरेट चैनल केमिस्ट्री वाला। सो प्लीज आप सब हेडिंग लगा लीजिए मोल फ्रैक्शन को। चौथा कंसेंट्रेशन टर्म्स था हमारा मोल फ्रैक्शन। बच्चों, कैमरे के पीछे जाकर के मैं वीडियो को देखता हूँ कि वीडियो सही चल रहा है कि नहीं तो सारी मेहनत जो है कचरा हो जाती है। तो चलिए बच्चों, अब हम डिस्कस करते हैं मोल फ्रैक्शन के बारे में। मोल फ्रैक्शन को जानने से पहले कुछ चीजों को जानना हमें बहुत ही जरूरी है। चलिए देखते हैं वो क्या बातें हैं। मोल फ्रैक्शन हम सॉल्यूशन का ही निकालते हैं, और सॉल्यूशन में बच्चों ये हम पहले भी जान चुके हैं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों होते हैं, और इस सॉल्यूट और सॉल्वेंट के ही मिलने से हमारा सॉल्यूशन बनता है। अब रही बात ये कि सॉल्यूट कौन सा होता है, सॉल्वेंट कौन सा, तो जो भी लेस क्वांटिटी होगी सॉल्यूशन में उसे हम सॉल्यूट कहते हैं, और जो ज्यादा क्वांटिटी होती है उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं, यही कहते हैं। तो चलिए बच्चों, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। मान लीजिए कि 98 ग्राम H2SO4 और 54 ग्राम H2O एक साथ मिले हुए हैं। तो इनमें से आपको ये बताना है कि कौन सा सॉल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट है। वीडियो को पॉज करिए और उसको ट्राई करिए फटाफट। जहां तक मुझे लगता है कि सारे बच्चे ये कह रहे होंगे कि ये पार्ट हमारा सॉल्यूट का है और ये पार्ट हमारा सॉल्वेंट का है, तो आपका आंसर बिल्कुल भी रॉन्ग है, करेक्ट नहीं है ये। क्योंकि बच्चों देखिए, हम सॉल्यूशन के टर्म्स में जो भी चीजें फाइंड करेंगे उनको ग्राम में हम नहीं मेजर करेंगे, उनको हम मोल्स में देखेंगे। किस में देखेंगे? मोल्स में देखेंगे। मोल्स से ही हमको एक्चुअल इसकी क्वांटिटी का पता लग पाएगा कि कौन सी क्वांटिटी ज्यादा है या कौन सी क्वांटिटी कम है। अब फिर से एक नई बात सामने आती है कि आखिर में ये मोल्स क्या होते हैं, तो चलिए उनको भी देख लेते हैं। देखिए बच्चों, ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसी से फिर कनेक्शन हमारा मोल फ्रैक्शन का है। तो देखिए मोल्स क्या होते हैं, इसको शॉर्ट में मैं बता देता हूं। मोल्स को स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसका फॉर्मूला होता है वेट। इसका फॉर्मूला होता है वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपोनेंट। कंपोनेंट लिख लीजिएगा। अब कंपोनेंट कोई भी हो सकता है, सॉल्यूट भी हो सकता है, सॉल्वेंट भी हो सकता है, तो वेट ऑफ कंपोनेंट यहां भी लिख लीजिएगा। अब जिसका मोल्स आपको पूछेगा फिर आपको उसका वेट लिखना पड़ेगा और उसका मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करना पड़ेगा। जैसे यहां लिखा हुआ 98 ग्राम H2SO4, तो 98 ग्राम क्या है, इसका H2SO4 का वेट है, ऊपर लिखिए 98। इसके बाद इस सल्फ्यूरिक एसिड का आपको मॉलिक्यूलर वेट निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? भाई हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, कितना हाइड्रोजन 2, प्लस सल्फर का होता है 32 एटॉमिक मास, और है कितने सल्फर 1, ऑक्सीजन का 16 होता है, और है कितने 4। इन सबको कैलकुलेट करिए, 2 प्लस 32 प्लस 64 कितना आ जाएगा, 2 4 8 6 3 9, यानी 98 इसका हमारा मॉलिक्यूलर वेट हो गया। अब देखिए इसके कितने मोल आ गए, यानी 1 मोल आ गए। H2SO4 का हमारा मोल कितना आ गया, 1 आ गया। अब हम H2O का निकालेंगे मोल, तो यानी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट कितना है H2O का 54, तो 54 किया यहाँ पे मैंने,
मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे 2 + 16 यानी 18 और ये आ जाएगा 3 मोल। अब बताइए किसकी क्वांटिटी ज्यादा है, 1 मोल की ज्यादा है कि 3 मोल की? ऑब्वियसली किसकी ज्यादा है, 3 मोल की क्वांटिटी ज्यादा है। तो इस प्रकार से ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा, यानी H2O सॉल्वेंट हो जाएगा और सोल्यूट कौन सा हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि ये कम क्वांटिटी में है और ये ज्यादा क्वांटिटी में है। ठीक है, अब आपने यहां से सीख लिया है कि मोल्स को कैसे हम फाइंड करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं मोल फ्रैक्शन के बारे में। अब बात आती है मोल फ्रैक्शन की। तो देखिए मोल फ्रैक्शन किससे किससे मिलकर बना हुआ है, मोल और फ्रैक्शन, यानी मोल्स का फ्रैक्शन, यानी मोल्स का भी फ्रैक्शन अब हमको देखना पड़ेगा। देखिए कैसे, सॉल्यूशन रहता है, सॉल्यूशन किससे मिलके बना रहता है, सोल्यूट और सॉल्वेंट से। ये मान लीजिए कोई हमारा सोल्यूट है, ये हमारा सोल्यूट है पार्ट है और ये सॉल्वेंट का पार्ट है, कुछ इसी तरह से रहता है। तो अब इस पूरे सॉल्यूशन में सोल्यूट और सॉल्वेंट मोल्स के टर्म्स में रहेंगे। तो पूरे सॉल्यूशन में सोल्यूट का पार्ट कितना है और सॉल्वेंट का पार्ट कितना है। मान लेते हैं हम कि सोल्यूट का पार्ट है 1 मोल, जैसा कि अभी हमने फाइंड किया, सॉल्वेंट का पार्ट है 3 मोल, यानी इस पूरे मोल्स में सोल्यूट का फ्रैक्शन है 1 और सॉल्वेंट का फ्रैक्शन है 3। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। तो अगर हम सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 1 को ऊपर लिख देंगे, ठीक, और पूरा हमारा जो मोल फ्रैक्शन है सोल्यूशन का कितना हो जाएगा, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4। इसी तरह से निकालेंगे, यानी सोल्यूट की क्वांटिटी कितने मोल फ्रैक्शन की है, ये पूरा होल कितना हो गया सोल्यूशन, 4 भाई 3 और 1 4, और इसमें सोल्यूट कितने प्रेजेंट हैं, तो 1, यानी 4 भाग में 1 भाग सोल्यूट का है, यही कहने का मतलब हुआ। यानी पूरे पार्ट 4 है और उसमें फ्रैक्शन हमारा सोल्यूट का कितना है, 1 है। उसी तरह से अगर हम सॉल्वेंट का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/4। सॉल्वेंट के कितने फ्रैक्शन हैं, 3, यानी तीसरा हिस्सा है, इस पूरे हिस्से का तीसरा भाग सॉल्वेंट का है, तो इसको लिखेंगे 3/4। इसको मैं एक एग्जांपल से आपको और समझा देता हूं। मान लीजिए कि आपके पास 10 रसगुल्ले हैं, अब मुंह में पानी भी आ गया होगा सबके, 3, 6, 9 और 1 10। कितने हैं, 10 रसगुल्ले हैं। इन 10 रसगुल्ले में से आपने 4 दे दिए किसी को, कितने दे दिए, 4 दे दिए, और 6 आपने अपने पास रख लिए। तो आपने कितना हिस्सा दे दिया है, तो 10 में से 4 हिस्सा दिया, यानी 4/10, यही बताओगे। 10 में से 4 आपने उसको दे दिया और आपके पास कितने हैं, 10 में से 6 हिस्से हैं। बस उसी तरह से फ्रैक्शन को हिंदी में कहते हैं भाग या हिस्सा कहते हैं। इसको अगर आप समझिए तो पूरे सोल्यूशन में सोल्यूट का कितना हिस्सा है और सॉल्वेंट का कितना हिस्सा है। पूरा हिस्सा आपने मान लिया 4 की माना, क्योंकि एक हिस्सा इसके पास, 3 हिस्सा इसके पास, यानी टोटल कितना हो गया, 4। अब उसमें से सोल्यूट का कितना हिस्सा है, 1, यानी 4 में से 1 भाग सोल्यूट का है और 4 में से 3 भाग सॉल्वेंट का है। तो बस यही कहानी हमको मोल फ्रैक्शन में देखनी है। मोल फ्रैक्शन को हम डिनोट करते हैं एक्स से, कुछ इस तरह से, ठीक है। कहीं कहीं इसको इस तरह से जीटा, इसको जीटा कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको जीटा कहते हैं। पर अपनी सहूलियत के लिए अब हम लोगों ने इसको एक्स, कैपिटल एक्स, इसकी अपनी सहूलियत के लिए हम लोगों ने अब इसको ये बना लिया कि इसको जीटा कौन बोले, इसको हम बोल दें एक्स। यानी मोल फ्रैक्शन को एक्चुअल में डिनोट किया जाता है जीटा से, पर अपनी सहूलियत के लिए हम मान लेते हैं कि एक्स, ठीक। सोल्यूट को हमने मान लिया ए और सॉल्वेंट को हमने मान लिया बी, तो एक्स ए इज इक्वल टू 1/4, एक्स बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/4। इसी तरह से लिखते हैं हम लोग। अगर अब हम मेन फॉर्मूले पे इसके आए
तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। इस तरह से। और इस टोटल को यानी ए और बी को हम क्या कहते हैं, तो अगर आप इसको लिखना चाहें तो इसको कह सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। भाई ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सोल्यूट को, बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉल्वेंट को। तो ए क्या है, सोल्यूट, और ए और बी दोनों मिल गए तो क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। बस इसी तरह से मोल फ्रैक्शन को फाइंड करते हैं। तो ये तो बात हो गई कि जब हमारे सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स हो, एक सोल्यूट हो और एक सॉल्वेंट हो। बच्चों किसी किसी सॉल्यूशन में दो सोल्यूट एक सॉल्वेंट भी हो सकता है, तीन सोल्यूट एक सॉल्वेंट भी हो सकता है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके सॉल्यूशन में दो सोल्यूट एक सॉल्वेंट हो तो क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी। इसमें फिर आपको अलग निकालना पड़ेगा। जब आप एक्स ए निकालोगे तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ए अपॉन डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, यही हो जाएगा। एन ए क्या है, एन रिप्रेजेंट करता है किसको, नंबर ऑफ मोल्स को। ये मैंने बताया हुआ है कि नंबर ऑफ मोल्स को हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। इसी तरह से अगर आपको मोल फ्रैक्शन एक्स बी निकालना हुआ तो एन बी को ऊपर रख दोगे, बाकी सारी चीजें वही रहेंगी। इसी तरह से मोल फ्रैक्शन आप सी निकालना चाहोगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स सी हो जाएंगे और बाकी सारी चीजें वही हो जाएंगी। तो इस तरह से मोल फ्रैक्शन को फाइंड करते हैं। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा 40 ग्राम NaOH प्लस 50 ग्राम NaOH 54 ग्राम वाटर में मिला हुआ है। तो आपको क्या करना है, इसके मोल फ्रैक्शन को फाइंड करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा इसके लिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2। सबका आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा। और नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, यही होता है। सब में आपको ये लिखना पड़ेगा, वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट प्लस वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। वैल्यू पुट कर दीजिए सबकी, इज इक्वल टू ये 40 ग्राम 40 डिवाइडेड बाय NaOH का मॉलिक्यूलर वेट ये 23, ये 16, 23 16 39 41 40 होता है। यहाँ पे वही चीज रहेगी 40 डिवाइडेड बाय 40 प्लस H2O का आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा तो 54 है ही, और 18 आपका आ जाएगा इसका मॉलिक्यूलर वेट। सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करेंगे तो ऊपर 1 नीचे भी 1 प्लस 3, सॉल्व करेंगे तो 1/4। यानी अब देखिए हमारा जो मोल फ्रैक्शन NaOH का है वो कितना आ गया, 1/4 हो गया। तो आप यहां से भी इसका जो अगर इसका मोल फ्रैक्शन आप निकालना चाहें तो यहां से भी निकाल सकते हैं, या फिर वैल्यू भी पुट करना चाहेंगे तो तुरंत निकल जाएगा। भाई देखिए मैंने आपको बताया था कि 4 हिस्से में से 4 पार्ट में से एक पार्ट NaOH का हो गया, तो बचा हुआ पार्ट क्या हो जाएगा, 3 पार्ट H2O का हो जाएगा। ऐसे भी अगर आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। और फिर अगर आप दूसरी तरह से करना चाहें जैसे कि XH2O तो इज इक्वल टू क्या लिखोगे, अब आप सारी चीजें तो आप यहाँ निकाल चुके हो। सबसे पहले अब H2O को लिखना पड़ेगा तो 54/18, यहाँ क्या लिखोगे 40/40 प्लस 54/18, इसको करोगे 3, इसको करोगे 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 3/4। बात वही आई, यानी 4 हिस्से में से 3 हिस्सा किसका है, सॉल्वेंट का है। यहाँ पे 4 हिस्से में से एक हिस्सा सोडियम हाइड्रोक्साइड का है। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, अगर आप इन दोनों को जोड़ दें, यानी मोल फ्रैक्शन जो NaOH का है और मोल फ्रैक्शन H2O का है, इन दोनों को अगर आप जोड़ देते हैं
यहाँ लिख देता हूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O, तो इसकी वैल्यू हमेशा जो है 1 आएगी। इसको आप देख लीजिए, आपने क्या किया 1/4 प्लस 3/4, इसको कैलकुलेट करिए 1 आएगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट्स रहेंगे उसका मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 के बराबर आता है। कभी भी अगर आप मोल फ्रैक्शन किसी भी सॉल्यूशन का टोटल अगर जोड़ेंगे तो हमेशा 1 के बराबर आएगा। इस तरह से आप मोल फ्रैक्शन को फाइंड कर सकते हैं। यानी अगर लिखा जाए तो XA प्लस XB इज इक्वल टू 1। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसको नोट बना के आप लिख सकते हैं। टोटल components of solution have mole fraction equals to 1। या आप नोट बना के लिख सकते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन के सारे कंपोनेंट्स का जो मोल फ्रैक्शन होगा अगर हम उसको जोड़ते हैं तो हमेशा 1 के बराबर आएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन दूसरा है हमारा solution of 46% ethyl alcohol, ब्रैकेट में इसका फॉर्मूला भी है C2H5OH, solution of 46% ethyl alcohol in water. So find X means mole fraction of ethyl alcohol, यानी इथाइल अल्कोहल का आपको जो है मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। वीडियो को पॉज करिए और ट्राई करिए। एक चीज यहाँ पे वेट बाय वेट लिखना भूल गया था, लिख लीजिएगा। इस क्वेश्चन में सारी चीजें आ गई, मोल फ्रैक्शन भी आ गया, परसेंटेज वेट बाय वेट भी आ गया है। तो देखिए इसको मैं सॉल्व करता हूँ। देखिए यहाँ पे 46% वेट बाय वेट इथाइल अल्कोहल का मतलब ये हुआ कि इथाइल अल्कोहल का जो वेट है वो 46 ग्राम हो गया। मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको परसेंटेज वाले क्वेश्चंस आ जाएं तो आपको जो डिनोमिनेटर रहेगा वो सॉल्यूशन का रहेगा और उसकी वैल्यू हमेशा होगी 100 होगी। तो यानी इथाइल अल्कोहल का वेट हो गया 46 ग्राम, यानी सोल्यूट का वेट हो गया 46 ग्राम और हमारे सॉल्यूशन का वेट हो जाएगा 100 ग्राम, क्योंकि डिनोमिनेटर में है वेट तो उसकी वैल्यू आपको 100 ग्राम। अब देखिए सॉल्यूशन का वेट फाइंड हो गया और ये हमारा इथाइल अल्कोहल जिसको हम क्या कहते हैं सोल्यूट भी कह सकते हैं, यानी सोल्यूट का वेट हमको फाइंड हो गया। तो सॉल्यूशन इज इक्वल टू होता है सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्वेंट है हमारा H2O, ये हो गया 100, ये हो गया 46, सॉल्वेंट हो गया H2O। तो H2O का वेट क्या आ जाएगा 54 ग्राम आ जाएगा। अब जब सबके हमको ग्राम पता चल गए तो अब हम क्या फाइंड कर सकते हैं, हमको क्या फाइंड करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स इथाइल अल्कोहल ही करना पड़ेगा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स इथाइल अल्कोहल प्लस नंबर ऑफ मोल्स H2O, ये लिखना पड़ेगा। नंबर ऑफ मोल्स इथाइल अल्कोहल के लिए क्या फॉर्मूला है, वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। यहां भी वही चीज, वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट प्लस वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। सबके आपको वेट और मॉलिक्यूलर वेट पुट कर देने हैं। इथाइल अल्कोहल का वेट कितना है 46, तो लिखेंगे आप 46 डिवाइडेड बाय इथाइल अल्कोहल का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, फॉर्मूला है C2H5OH, कार्बन का 12 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 5 प्लस 16 इंटू 1 प्लस 1। इसको आप कैलकुलेट करिए तो 12 दूना 24 प्लस 5 प्लस 16 प्लस 1 कितना आ गया 16, 16 5 21 22
24 और 22 46 यानी 46 ही आएगा, डिवाइडेड बाय 46 प्लस वेट H2O का कितना है 54 और उसका होता है 18। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, 1 ऊपर 1 नीचे और प्लस 3 इक्वल टू 1/4। बार बार वही वैल्यू आ रही है, यानी इथाइल अल्कोहल का जो मोल फ्रैक्शन आ गया वो आ गया 1/4। तो इस तरह से आप मोल फ्रैक्शन के सवाल को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब आगे हम जो है हमारा नेक्स्ट कंसेंट्रेशन टर्म्स पीपीएम को देखते हैं। तो चलिए अब हमारा नेक्स्ट कंसेंट्रेशन टर्म्स है 5th का पीपीएम। पीपीएम का फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन का मतलब यहाँ पे 10⁶ से होता है, यानी 10 लाख बराबर 1 मिलियन होता है। अब ये बहुत छोटी सी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए होती है, यानी 10⁶ पार्ट सोल्यूशन में हमारे कितने पार्ट्स सोल्यूट के प्रेजेंट रहेंगे, इन्हीं को हमको फाइंड करना है। तो 10⁶ पार्ट्स में कितने पार्ट सोल्यूट्स को रहेंगे इसी को हम पीपीएम कहते हैं। एग्जाम्पल से समझाता हूं मैं आपको। मान लीजिए NaCl इज 2 ppm इन सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी सॉल्यूशन में जो NaCl के पार्ट है वो कितने हैं, 2 हैं। ppm पार्ट्स पर मिलियन, यानी 10⁶ पार्ट में 2 पार्ट हमारे सोल्यूट के यानी NaCl के हैं। तो आप जो है इसका फॉर्मूला भी बना सकते हैं, ppm इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 10⁶। ये हमारा फॉर्मूला है पीपीएम निकालने के लिए। देखिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूं ताकि और भी क्लियर हो जाइए। 8 इंटू 10⁻⁻4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम वाटर। 100 ग्राम पानी में इतने ग्राम ऑक्सीजन डिजॉल्व है, तो फाइंड करिए कंसेंट्रेशन ऑफ O2 इन ppm। कुछ नहीं करना है, फॉर्मूले पे लगा दीजिए। ppm इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट का मास कितना है 8 इंटू 10⁻⁻4। डिवाइड करिए किसको 100 से और इंटू करिए 10⁶ से। ये 100 मतलब 10⁻²। जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, यानी 6 की -2, यानी अभी क्या आ जाएगा 4 में आ जाएगा, यानी इक्वल टू आ जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 10⁻4। ये कट जाएगा, आंसर हमारा कितना 8 ppm। यानी 10⁶ पार्ट में 8 पार्ट जो है हमारे ऑक्सीजन जो है डिजॉल्व है। तो ये रहा हमारा पीपीएम। अब हमारा अगला नेक्स्ट कंसेंट्रेशन टर्म्स पीपीबी को जल्दी से देख लेते हैं। अगला कंसेंट्रेशन टर्म्स 6 पॉइंट का है पीपीबी, पार्ट्स पर बिलियन। कुछ नहीं है, सेम टू सेम वही है, सेम टू सेम सारी चीजें। बिलियन का मतलब यहाँ पे 10⁹ से होता है, यानी 10⁹ पार्ट्स ऑफ सोल्यूशन में हमारे कितने पार्ट सोल्यूट्स के हैं, वही हमारा पीपीएम के जैसा ही है, बस यहाँ पे 10⁹ है जबकि वहां 10⁶ था। इसका फॉर्मूला आ जाएगा पीपीबी इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन इनटू, अब यहाँ 10⁹ कर देंगे और इस तरह से हमारा ये फॉर्मूला पीपीबी का आ जाता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही बच्चों। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में कुछ और कंसेंट्रेशन टर्म्स के साथ, जैसे मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, इनको देखेंगे। बच्चों थोड़ी सी आपको इसको कंसेंट्रेट होकर पढ़ने की जरूरत इसलिए है क्योंकि छोटे छोटे कंसेंट्रेशन टर्म्स ही हमारे मोलैरिटी, मोलैलिटी और नॉर्मेलिटी को पढ़ने में हेल्पफुल रहेंगे। तो इसलिए जितने भी छोटे छोटे टर्म्स मैंने आपको कंसेंट्रेशन रिलेटेड पढ़ाया है, आप उनको अच्छे से घर पे स्टडी करिए, जिससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करिए। ऑटोमेटिकली आप
से जो है मोलैरिटी वाले सब बनने लग जाएंगे। बच्चे अक्सर क्या करते हैं, इन सारी छोटी छोटी चीजों को जो है बिल्कुल भी भुला देते हैं और डायरेक्टली जो है ऊपर की ओर जैसे मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में पहुंच जाते हैं और वहां पे जाने के बाद फिर उनको प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। चलिए आज के लेक्चर में भी इतना ही, अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़िए और तब तक के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट।